रात का दूसरा पहर था। आसमान में अमावस की काली चादर थी और उस सन्नाटे को सिर्फ दरवाजे की टूटी हुई कुंडी की चरमराहट ही भंग कर रही थी। दरवाजे के अंदर मदन लाल अपनी चारपाई पर लेटे थे। उनकी आंखें खुली थी, छत की सीलन भरी पपड़ियों को ताक रही थी। उनके हाथ में एक पत्रिका थी जिसे उन्होंने पलटा नहीं था। उन्हें इसमें कोई रुचि नहीं थी। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 महीने पहले उनके इकलौते बेटे विनय ने फ़ोन पर कहा था, पापा अब आपको यहाँ रहना पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और वैसे भी शहर के नामी डॉक्टर यही हैं। और हाँ, माँ को भी कहिएगा अब गांव की चौपाल वाली आदतें छोड़नी होंगी। ये सोसाइटी है, लोग बहुत मॉडर्न हैं। मॉडर्न यह शब्द मदन लाल को एक तीखे कांटे सा चुभ गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी और ईमानदारी की ज़मीन पर खड़ी की थी। आज उसी बेटे के लिए जिसे उन्होंने अपनी सरकारी टीचर की तनख्वाह का एक एक पैसा जोड़कर इंजीनियर बनाया था, वह मॉडर्न नहीं थे। उनकी पत्नी शारदा देवी रसोई के टूटे हुए चूल्हे को निहार रही थी। उनकी आंखों में उदासी की एक लंबी छाया थी। यह घर, यह छोटी सी झोपड़ी नहीं, उनकी पूरी जिंदगी की किताब थी। उनके बेटे की पहली किलकारी, उसकी पहली साइकिल, उनके त्याग की हर छोटी बड़ी कहानी इसी मिट्टी में गूंथी थी। अब विनय ने शहर में उन्हें अपने स्टेटस का बोझ समझने की तैयारी कर ली थी। बात आज से 15 साल पहले की है। मदन लाल गांव के सरकारी हाई स्कूल में गणित के अध्यापक थे। धोती कुर्ता और आंखों पर मोटा चश्मा उनकी पहचान थी। उनका बेटा विनय पढ़ने में तेज था, पर उसका सपना हमेशा से बड़ा था। एक दिन दोपहर को विनय खाना खाते हुए बोला, पापा मुझे भी सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, वहाँ का रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ के बच्चे तो बस क्लर्क बनकर रह जाते हैं। मदन लाल ने दाल का निवाला रखा और बोले, बेटा वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है, मेरी तनख्वाह। विनय ने बीच में ही बात काटी, पापा आप चिंता क्यों करते हैं? अगर मैं वहाँ से पास हुआ तो आपकी यह छोटी सी चिंता मैं चुटकी में मिटा दूंगा। तब आप काम नहीं करेंगे, आराम करेंगे। शारदा देवी ने अपने पति की ओर देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक अज्ञात डर भी। उन्होंने कहा, ठीक कहता है जी, बच्चे की लगन है तो क्यों पीछे हटें, भगवान को मंजूर होगा। मदन लाल ने अगले दिन ही कागज़ पत्तर जुटाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पैतृक ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा बेच दिया। शारदा देवी ने अपनी शादी के चांदी के गहने गिरवी रख दिए। फीस का पहला किस्त जमा हुआ तो मदन लाल रात भर सो ना सके। उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने बेटे के लिए बुढ़ापे की लाठी बेच दी हो, और पर उनके बेटे का सपना उस लाठी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। विनय का दाखिला हो गया। उसके कॉलेज का खर्च एक अथाह सागर जैसा था। मदन लाल ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह स्कूल, शाम को घर पर बच्चों की भीड़। अक्सर रात को खाने के समय शारदा देवी कहती, आप भी थोड़ा खा लीजिए जी, यह रात को पढ़ना बंद कीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। मदन लाल मुस्कुराते, अरे बस अब कुछ ही साल की बात है, हमारा बेटा जब इंजीनियर बनेगा तो हमारा बुढ़ापा भी इंजीनियर बन जाएगा। शारदा देवी देखती कि उनके पति की कमर झुक गई है, आंखें धंस गई हैं, मगर जब भी विनय को कोई अच्छा रिजल्ट आता तो उस थकान पर जीत की मुस्कान फैल जाती। एक बार विनय ने फ़ोन किया, पापा मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है, पर मुझे एक ब्रांडेड लैपटॉप चाहिए, सारे दोस्त यूज करते हैं। अगर अच्छा लैपटॉप नहीं होगा तो प्रेजेंटेशन में मज़ा नहीं आएगा। मदन लाल ने कुछ देर सोचा। उनके पास पैसे नहीं थे,
उन्होंने उस महीने अपने स्कूल की तनख्वाह से कुछ बच्चों के लिए किताबें खरीदनी थी। उन्होंने वह खरीदारी टाल दी और अपने एक पुराने दोस्त से ब्याज पर पैसे उधार लिए ताकि विनय को प्रेजेंटेशन में कोई कमी न रहे। उन्होंने शारदा देवी से कहा, देखो, हम तो कभी ढंग की चप्पल भी नहीं पहना पाए, कम से कम हमारे बेटे को तो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने दो। समय बीता और विनय एक मल्टी नेशनल कंपनी में बड़ा इंजीनियर बन गया। उसने शहर के पास इलाके में एक फ्लैट खरीदा। फिर एक दिन उसके माता पिता को शहर बुला लिया। जब मदन लाल और शारदा देवी बेटे के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाज़ा विनय की पत्नी प्रिया ने खोला। प्रिया ने मुस्कान तो दी पर उसमें औपचारिकता ज़्यादा थी। उसने तुरंत कहा, अरे पापा मम्मी, आप लोग आ गए, सीधे फ्लैट में आ जाते, मुझे पता नहीं था कि आप अभी गांव वाली बस से आएंगे, टैक्सी क्यों नहीं ली? शारदा देवी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटी, हमें आदत नहीं है, बस में किराया कम लगता है। प्रिया ने जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी मुद्रा बनाई। अगले कुछ हफ्ते मदन लाल और शारदा देवी ने खुद को उस बड़े हवादार फ्लैट में अजनबी महसूस किया। सुबह विनय और प्रिया जल्दी ऑफिस भाग जाते। घर में दो चीज़ें थी, शांति और अकेलापन। शारदा देवी ने एक दिन प्रिया से कहा, बेटी, मैं रसोई में तुम्हारी मदद कर दूं? प्रिया ने तुरंत रोका, नहीं माँ जी, रहने दीजिए, हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है, नौकर काम करता है, आप लोग आराम कीजिए। मदन लाल को फिर वही आराम शब्द चुभा। उनकी पूरी जिंदगी काम में गुजरी थी और अब उन्हें आराम करने के लिए विवश किया जा रहा था। एक शाम मदन लाल ने बालकनी में खड़े होकर विनय से कहा, विनय बेटा, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, हम गांव लौट जाएं। विनय ने गहरी सांस ली, जैसे वह इसी बात का इंतजार कर रहा हो। पापा, आप समझते क्यों नहीं? अब ज़माना बदल गया है। आप वहाँ गांव में रहेंगे तो मेरा स्टेटस क्या रहेगा? लोग क्या कहेंगे कि इंजीनियर होकर भी माँ बाप को गांव में छोड़ दिया। मदन लाल को महसूस हुआ कि वह उस ऊंचे फ्लैट की कीमती सजावट नहीं बल्कि महज एक बोझ थे जिसे समाज को दिखाने के लिए रखना जरूरी था। एक रविवार की दोपहर थी। विनय ने कुछ हाई प्रोफाइल दोस्त घर आए थे। वे ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे थे और विदेशी वाइन पी रहे थे। मदन लाल और शारदा देवी ने बाहर बरामदे में अपनी चारपाई लगा ली थी। अंदर हंसी मजाक चल रहा था। तभी विनय के एक दोस्त ने जोर से पूछा, अरे विनय, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं गांव में? विनय थोड़ा असहज हो गया। उसने तुरंत पर धीमी आवाज़ में कहा, वह बस एक छोटे से सरकारी स्कूल में टीचर थे। दोस्त हंस पड़ा। अच्छा, तो फिर तुम्हें इतनी अच्छी इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई? विनय ने एक पल के लिए मदन लाल की ओर देखा। मदन लाल का दिल धक से रह गया। उन्होंने उम्मीद की कि बेटा गर्व से कहेगा कि उसके पिता ने कैसे त्याग करके उसे पढ़ाया, पर विनय ने तुरंत माहौल बदल दिया। वह जोर से हंसा और बोला, अरे छोड़ो भी, वो सब पुरानी बातें हैं, मैंने तो मेहनत की और बस, चलो एक और राउंड वाइन पीते हैं। पुरानी बातें, यह शब्द मदन लाल के कान में हथौड़ी की तरह गूंजा। उनका सारा जीवन, उनका सारा त्याग, सारे बलिदान बेटे के लिए पुरानी बातें बन गए थे जिन्हें वह शर्मिंदगी के कारण छिपाना चाहता था। मदन लाल अंदर आए। उनकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। उनकी आंखों में पुरानी वाली सच्चाई थी। उन्होंने ड्राइंग रूम के बीच में खड़े होकर विनय के सामने सीधे उसके दोस्त से कहा, जी, मैं छोटा सा सरकारी टीचर था। मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी मेरे बेटे की पढ़ाई थी। मैंने अपनी ज़मीन बेची, अपनी पत्नी के गहने बेचे, रात रात भर ट्यूशन पढ़ाया ताकि मेरा बेटा बड़ा आदमी बन सके।
उन्होंने एक पल के लिए विनय को देखा, जिसकी गर्दन शर्म से झुकी हुई थी। मुझे गर्व है कि मैं एक टीचर हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेटे को यह सिखाया था कि शिक्षा का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने अतीत का सम्मान करना है। पर लगता है मेरे गणित में एक सवाल रह गया। उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरा बेटा एक सफल इंजीनियर हो सकता है, पर यह बड़ा आदमी नहीं है। बड़ा आदमी वह होता है जो अपनी नींव को कभी नहीं भूलता। मदन लाल ने अपनी पत्नी का हाथ थामा और बिना किसी से एक शब्द कहे बिना पीछे मुड़े वह उसी क्षण उस मॉडर्न फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। वह दरवाज़ा बंद हुआ तो उस बंद कमरे के अंदर एक आत्मसम्मान का तमाचा गूंज रहा था। बाहर सड़क पर रात का सन्नाटा था। मदन लाल ने अपनी पत्नी से कहा, चलो शारदा, अपनी पुरानी नींव पर चलते हैं, कम से कम वहाँ हमें कोई बोझ नहीं कहेगा। विनय ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि उसने अपने सारे ज्ञान और सारी दौलत के बावजूद जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में खुद को फेल कर दिया था। हाँ जरूर, आइए पुरानी नींव का बोझ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मदन लाल और शारदा देवी रात के उस सन्नाटे में सड़क की चौड़ी जगमगाती सड़क पर चल रहे थे। मदन लाल का हाथ शारदा के हाथ में था। उनका शरीर थका हुआ था, पर उनके मन में एक अजीब सी शांति थी जो उन्हें उस महंगे फ्लैट में कभी नसीब नहीं हुई थी। शारदा देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, हमें टैक्सी ले लेनी चाहिए जी, इतनी रात को कहाँ जाएंगे। मदन लाल ने आसमान में टिमटिमाते तारों की ओर देखा, जो उस वक्त शहर की रोशनी में भी बड़ी मुश्किल से दिख रहे थे। उन्होंने धीमी पर दृढ़ आवाज़ में कहा, आज जो सम्मान हमने अपनी पुरानी हड्डियों में महसूस किया, उसके सामने यह थकान कुछ नहीं है शारदा। और टैक्सी, हम उन सड़कों पर चलेंगे जिन्हें हमने अपने पसीने से सींचा है। अब हमें किसी बेटे के सहारे की ज़रूरत नहीं। पीछे विनय के फ्लैट में ड्राइंग रूम में असहज चुप्पी छा गई थी। वाइन के गिलास मेज पर रखे रह गए। विनय के दोस्त धीरे धीरे उठकर जाने लगे। यार विनय, यह क्या था? एक दोस्त ने पूछा। मैंने तो मजाक में पूछा था, तुम्हारे पिताजी। विनय ने अपनी गर्दन उठाई। उसके चेहरे पर अब तक का सबसे बड़ा पछतावा था। प्लीज़ तुम लोग जाओ, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। जब सभी चले गए तो फ्लैट में फिर से वह भयानक सन्नाटा पसर गया। प्रिया, जो अभी सदमे में थी, विनय के पास आई। विनय, यह तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे पापा ने सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी। विनय ने अचानक सोफे पर पड़े रिमोट को जोर से जमीन पर फेंक दिया। बेइज्जती? वह चीखा। क्या तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा? बड़ा आदमी वह होता है जो अपनी नींव को कभी नहीं भूलता। उन्होंने हमें सबके सामने आईना दिखा दिया। प्रिया, वह हमें बोझ समझते थे, हम उन्हें स्टेटस सिंबल समझते थे। हमारी पूरी सफलता उस आदमी के त्याग पर खड़ी है और मैंने उसे पुरानी बातें कह दिया। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस मॉडर्न जीवन की वह इतने सालों की आदी थी, उसमें सच्चाई और मानवीयता के लिए कोई जगह नहीं थी। विनय तुरंत अपने कमरे की ओर भागा। उसने जल्दी से कुछ कपड़े और पैसे बैग में भरे और अपनी कार की चाबी उठाई। मैं उन्हें वापस ला रहा हूँ, उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। इतनी रात को कहाँ ढूंढोगे? प्रिया ने पूछा। विनय दरवाज़ा खोलते हुए रुका। उसकी आवाज़ में एक भय था। ढूंढना पड़ेगा। अगर आज मैंने उन्हें नहीं ढूंढा तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। उधर मदन लाल और शारदा देवी लगभग 2 किलोमीटर पैदल चल चुके थे। शारदा देवी बुरी तरह थक चुकी थी। मदन लाल ने उन्हें सड़क किनारे एक टूटी हुई बेंच पर बिठाया।
थोड़ा सब्र करो शारदा, सामने वाली गली में ही बस डिपो है, हम वहाँ से गांव के लिए पहली बस पकड़ेंगे। शारदा देवी ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और अपने पति के झुर्रीदार हाथों को थाम लिया। मुझे कोई शिकायत नहीं जी, बस यही दुख है कि हमारी मोहब्बत उसके लिए बोझ बन गई। मदन लाल ने गहरी सांस ली। नहीं शारदा, बोझ नहीं बनी, आज स्वाभिमान जाग गया। मैंने उसे बड़ा इंजीनियर बनाने के लिए अपने सारे सुखों का त्याग किया था, न कि अपना आत्मसम्मान खोने के लिए। तभी सड़क के उस सुनसान मोड़ पर एक तेज कार की हेडलाइट उनकी ओर बढ़ी। कार उनके पास आकर रुकी और विनय तेजी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में आंसू थे। पापा, माँ, आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज़ वापस चलिए। विनय ने उनके पास आकर अपने घुटनों पर बैठने की कोशिश की, पर मदन लाल ने तुरंत उसे रोक दिया। उठो विनय, अब नाटक मत करो। मदन लाल की आवाज़ में नाराज़गी नहीं बल्कि गहरी निराशा थी। विनय ने कांपते हाथों से मदन लाल के पैर छूने की कोशिश की। नहीं पापा, यह नाटक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं इतना अंधा हो गया था। मैंने पैसे के पीछे भागते भागते यह भूल गया कि मेरी असली नींव क्या है। आप लोग मेरी दौलत नहीं, मेरी पहचान है। मैं जानता हूँ कि मैं आपकी उस डांट और उस बात के लायक नहीं हूँ जो आपने आज सबके सामने कही। मदन लाल चुप रहे। उनकी आंखें अब भी विनय की आंखों में सच्चाई की तलाश कर रही थी। शारदा देवी का दिल पिघल गया। विनय बेटा उठो, तू मेरा लाल है। विनय खड़ा हुआ। नहीं माँ, मैं तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं चलते। अगर आप लोग गांव जाना चाहते हैं तो मैं कल ही सब छोड़कर आपके साथ चलता हूँ। मैं आपका त्याग जानता हूँ पापा। आपने मेरी एक छोटी सी चिंता दूर करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, और आज मैंने आपको पुरानी बातें कहकर मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मदन लाल ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बेटे के गाल पर रखा। वह हाथ अब कांप रहा था। वादा कर बेटा, वादा कर कि अब तू बड़ा आदमी बनने के बजाय एक अच्छा इंसान बनेगा। हमें अपने घर में शो पीस बनकर नहीं रहना बेटा। हमें बस तुम्हारा प्यार और सम्मान चाहिए। हमें अपने जीवन की नींव पर गर्व है। क्या तुम हमें वह गौरव वापस दिलाओगे? विनय ने जोर से सिर हिलाया और अपने पिता को कस कर गले लगा लिया। बरसों बाद उस गले लगने में दौलत की महक नहीं बल्कि मिट्टी का अपनापन था। पापा, मैं वादा करता हूँ मैं कल ही गांव वाला घर ठीक करवाता हूँ, पर अब से मैं हर महीने नहीं हर हफ्ते आपके पास आऊँगा, और आप लोग जब तक यहाँ नहीं रुकेंगे मैं चैन से नहीं रह पाऊँगा। मदन लाल ने गहरी सांस ली और शारदा देवी की ओर देखा। शारदा देवी मुस्कुरा रही थी। इस बार उनकी आंखों में पूरा हुआ गर्व था, कोई डर या शिकायत नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, चलो शारदा, शायद यह पुरानी नींव अभी भी थोड़ी मजबूत है। विनय ने दोनों को कार में बिठाया। इस बार कार का सफ़र फ्लैट की ओर नहीं बल्कि अपनों की ओर था। मदन लाल जानते थे कि उनका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। बेटे को इंजीनियर बनाने से ज़्यादा मुश्किल था उसे एक अच्छा इंसान बनाए रखना, और आज एक आत्मसम्मान के तमाचे ने उनके बेटे को वापस उसी पगडंडी पर ला दिया था जहां उन्होंने उसे पहली बार चलना सिखाया था। विनय ने माता पिता को वापस फ्लैट तक पहुंचाया। दरवाजे पर प्रिया खड़ी थी। उसका चेहरा उदास था और आंखें शर्म से झुकी हुई थी। जैसे ही मदन लाल और शारदा देवी अंदर आए, प्रिया सीधे शारदा देवी के पैरों पर गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी
आपके मूल्यों को समझने की कोशिश नहीं की। मैं इस मॉडर्न दुनिया के दिखावे में इतनी खो गई थी कि असली रिश्तों की कीमत भूल गई। आपने और पापा ने जो कहा वह 100% सच है। मुझे शर्मिंदा होना चाहिए। शारदा देवी ने प्यार से उसे उठाया। अरे पगली, तू भी मेरी ही बेटी है। माँ बाप का काम सिर्फ रास्ता दिखाना होता है, चलना तो तुम्हें ही है। अगले दिन विनय ने ऑफिस से छुट्टी ली। उसने सबसे पहले घर के नौकर को कहा कि आज से माँ पापा के हाथ लगाने से पहले एक बार उनसे ज़रूर पूछा जाए कि उन्हें आराम करना है या काम करना। उसने तुरंत गांव के मकान की सफाई और मरम्मत के लिए एक आदमी भेजा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके लौटने पर वह घर रहने लायक हो। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब विनय ने दोपहर को अपने माता पिता के सामने बैठकर उनसे सवाल जवाब किए। पापा, विनय ने कहा, क्या आप मुझे थोड़ा गणित पढ़ा सकते हैं? मदनलाल मुस्कुराए। क्या हुआ, इतना बड़ा इंजीनियर अपने पिता से गणित पढ़ेगा? हाँ, विनय ने कहा, क्योंकि मुझे जिंदगी का सही गणित पढ़ना है, वह गणित जहाँ हर त्याग का मूल्य होता है। मैं समझना चाहता हूँ कि आपने उस ज़मीन को बेचकर और माँ ने गहने गिरवी रखकर मेरे लिए कौन सा फार्मूला बनाया। शारदा देवी की आंखें भर आईं। मदनलाल ने स्नेह से विनय के सर पर हाथ फेरा और बोले, वह बहुत आसान गणित था बेटा। इच्छाएं हमेशा ज़रूरतों से छोटी होनी चाहिए और संबंध हमेशा स्टेटस से बड़े होने चाहिए। उस दिन उस फ्लैट में एक नया अध्याय शुरू हुआ। विनय रोज शाम को ऑफिस से लौटकर सबसे पहले माता पिता के पास बैठता। वह उन्हें अपने दिन भर का काम बताता और बदले में गांव के किस्से सुनता। शारदा देवी ने भी रसोई की कमान अपने हाथों में ले ली और प्रिया के साथ मिलकर काम करने लगी। प्रिया अब मॉडर्न होने के बजाय मासूम होने लगी थी और उसे पहली बार दाल रोटी में सच्चा स्वाद महसूस हुआ। 3 हफ्तों बाद गांव से फ़ोन आया कि घर पूरी तरह ठीक हो गया है। मदनलाल और शारदा देवी को अब गांव लौटने की इच्छा होने लगी। उन्हें लगा कि उनका इम्तिहान पूरा हो चुका है। विनय और प्रिया ने उदास मन से उनके लिए टिकट बुक किए। स्टेशन पर इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी। विनय ने अपने पिता का पुराना सूटकेस उठाया, वही सूटकेस जिसमें उनका सारा जीवन सिमटा था। पापा, विनय ने कहा, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? मदन लाल ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे बेटा, हम तुम्हें आज़ाद करके जा रहे हैं। अब तुम अपने आप को साबित कर चुके हो। हमें गांव की मिट्टी में चैन मिलता है। विनय ने उनके पैर छुए और बोला, पापा, मैं हर शनिवार को टैक्सी लेकर आऊँगा और इस बार टैक्सी का खर्च मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा सौभाग्य होगा और आप लोग भी हर दूसरे महीने यहाँ आएंगे। इस बार आप मेहमान नहीं, घर की न्यू बनकर आएंगे। शारदा देवी ने प्रिया को गले लगाया और कान में फुसफुसाया, अब यह घर तुम्हारा है बेटा, इसे मॉडर्न नहीं अपना बनाना। जब ट्रेन चली तो मदनलाल और शारदा देवी खिड़की से बाहर देख रहे थे। स्टेशन पर विनय और प्रिया दोनों एक दूसरा का हाथ थामे खड़े थे। विनय की आंखों में अब दौलत का अहंकार नहीं बल्कि संबंधों का संतोष था। मदनलाल ने शारदा देवी से कहा, देखा शारदा, हम सफल हो गए। शारदा देवी ने ट्रेन की खिड़की से दूर होते शहर की ओर देखा। कहा, हाँ जी, हमारे बेटे ने देर से ही सही पर सही गणित सीख लिया। इस बार वे गांव लौट रहे थे पर खाली हाथ नहीं। उनके पास विनय की कड़वी सच्चाई और मीठा पछतावा था जो किसी भी दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती था। उन्हें पता था कि पुरानी नींव का बोझ अब उनके बेटे पर नहीं बल्कि उनके बेटे के दिल पर था, एक ऐसा मीठा बोझ जिसे वह अब खुशी खुशी उठाएगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए
मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।